ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट पे घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जिसका फायदा समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास इन प्रयासों का परिणाम यह आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ जो जातिवाद का जहर फैलाने की जिनको नया शौक लग गया है, हमारे देश के आदिवासी समाज, उन आदिवासी समाज में भी कई स्तर की स्थितियां हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो करीब देश में 200-300 जगह पे बिखरे हुए हैं और कुल आबादी उनकी बहुत कम है, लेकिन वो ऐसे उपेक्षित रहे हैं, उनकी बारीकियों को जाने तो दिल दहलाने वाली बात है। और मेरा सद्भाग्य रहा कि राष्ट्रपति जी से इस विषय में मुझे काफी गाइडेंस मिला, क्योंकि उस समाज को काफी निकट से राष्ट्रपति जी जानती है और उसी में से आदिवासी समाज में भी बहुत वंचित अवस्था में जीने वाला एक जो छोटा तबके के लोग व बिखरे पड़े लोग हैं, उनको विशेष रूप से योजना में लाने का प्रयास हुआ और हमने पीएम जनमन योजना बनाई और 24,000 करोड़ रुपए ताकि उनको वो सुविधाएं मिले, उनके कल्याण के काम हो और वे भी सबसे पहले तो अन्य आदिवासी समाज की बराबरी तक तो पहुंचे और फिर पूरे समाज की बराबरी करने के लिए योग्य बने। उस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, समाज के अलग अलग तबकों की चिंता तो की है। हमने देश के अलग अलग भूभाग में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें बहुत पिछड़ापन है, जैसे हमारे सीमावर्ती गांव, उनको बैकवर्ड विलेज करके छोड़ दिया गया था, आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था। हमने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाया। हम ये जो दिल्ली पहले और बाद में सब धीरे धीरे जो जाए दूर जाता जाए आखिर चला जाए, हमने बदल दिया। हमने तय किया कि सीमा पर जो लोग हैं वो पहले और वो अंदर की तरफ आता जाए।
जहां सूरज की किरण सबसे पहले आती है और जहां सूरज की आखिरी किरण भी जिनके पास होती है, ऐसे आखिरी गांव उनको हमने फर्स्ट विलेज के रूप में विशेष दर्जा देते हुए, विशेष योजना बनाते हुए हमने उनके विकास के कामों को, इतना ही नहीं, इसको प्राथमिकता इतनी दी कि मैंने पिछले टर्म में मंत्री परिषद के साथियों को ऐसे दूर दराज के गांवों में 24 घंटे रुकने के लिए भेजा था और -15 डिग्री वाले कुछ विलेजेस थे, वहां भी हमारे मंत्री वहां जाकर के रुके थे, उनको समझने का, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया था। और हमने 15 अगस्त 26 जनवरी में जो मेहमान बुलाते हैं, उसमें भी ये जो सीमा पर बसे हुए हमारे पहले विलेज है, आज उनके प्रधानों को हम 26 जनवरी 15 अगस्त में बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ एट होम में होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है सबका साथ सबका विकास, और इसलिए खोजते रहते हैं कि हम किसको, अभी भी पहुंचना बाकी है, चलो जल्दी करो। आदरणीय सभापति जी, वाइब्रेंट विलेज की योजना देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, और हम उसको भी बल दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र के 75 वर्ष के मौके पर संविधान निर्माताओं से प्रेरणा लेने का भी आग्रह अपने अभिभाषण में किया है। मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था। संविधान निर्माताओं के एक एक बात से प्रेरणा लेने की थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते थे कि जब देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था चुनाव तक का, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जो बैठे थे महाशय, उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया आते ही। चुनी हुई सरकार करती तो थोड़ा भी तो समझ आता था, लेकिन उतना भी इंतजार नहीं किया। और किया क्या उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला, अखबारों पर, प्रेस पर लगाम लगाई और डेमोक्रेट का टैग लगाकर घूमते रहे दुनिया में। देश के डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण स्तंभ, उसको कुचलने का काम हुआ, और ये संविधान की भावना का पूरी तरह अनादर था। आदरणीय सभापति जी, देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार
मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है, ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इसके बाद देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। संविधान की किस प्रकार से कुचला गया, संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया, और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया, ये देश जानता है। और इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया, उन्होंने हिम्मत दिखाई। और इसलिए दूरदर्शन पर देवानंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, ये संविधान की बातें करने वाले लोग, उन्होंने सालों से संविधान को अपने जेब में रखा है, उसी का एक परिणाम है। संविधान का सम्मान नहीं किया है। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल नहीं सकता, और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं, और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए
शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी, उन सब का, मैं हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ही बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही, ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविता कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें, और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा।
हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं, तो उनको भली भांति पता है। उस समय उनका ये संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना, तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया, योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए, योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है, और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, न्यू मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स में इस बजट में जीरो कर दिया। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक